नमस्कार। खमाज ठाट के रागों में एक बहुत ही खूबसूरत राग है जिसका नाम है रागेश्वरी। इस राग को रागेश्वरी भी कहा जाता है, या यूँ कहूँ कि रागेश्वरी राग को रागेश्वरी के नाम से जो है वो जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत राग है और इस राग की खूबसूरती जैसे जैसे आपको राग के विषय में मैं बताऊंगी, आपको स्वतः ही अनुभव होने लगेगा कि ये राग कितना सुंदर है, ये राग कितना मनमोहक है और इस राग में वो कौन सी खूबियाँ हैं जो इसको इतना आकर्षक बनाती हैं। तो राग रागेश्वरी जो है, जैसे मैंने कहा कि ये खमाज ठाट के अंतर्गत आने वाला राग है। इस राग की जो जाति है वो है औडव षाडव, यानी कि आरोह में 2 स्वर नहीं है और अवरोह में 1 स्वर नहीं है। ये कौन से स्वर हैं? आरोह में ऋषभ और पंचम इसमें वर्ज्य है और अवरोह में मात्र पंचम। तो इस प्रकार से इस राग की बनावट है कि जिसमें कि औडवता और इसका जो षाडवत्व जो है वो इन स्वरों को छोड़कर जो है वो झलकता है। देखिए, रागों की जहाँ तक हम बात करें, जब रागों को बनाया गया होगा तो जिसने भी रागों को बनाया होगा उसने इस प्रकार से सोचा होगा कि इस राग को यदि हम थोड़ा सा उसके स्वरों को किसी भी ठाट के स्वरों को थोड़ा सा किन्हीं स्वरों को वर्ज्य करें या किसी को हम उसके 2 स्वरूप जो हैं स्वर के उसमें ऐड करें, तो इस प्रकार से जो एक प्रयोग किया गया होगा उसके जो उसका जो परिणाम रहा होगा वो कहीं ना कहीं जो है बहुत ही रंजक मिला होगा। तभी तो उस राग के रूप में जो है वो प्रकट हुआ और फिर वो राग जो है सभी के दिलों पर राज करता है। तो ऐसे ही रागों का जो है निर्माण हुआ होगा या होता आया है, या आज भी जिन नए रागों का निर्माण जो है संगीतज्ञ लोग करते हैं वो इसी बात का ध्यान देते हैं कि वो जो राग है उसमें उसकी रंजकता जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। यानी यदि रंजकता नहीं है तो वो राग नहीं है। मैं इसको बिल्कुल सरल शब्दों में कहूँ कि जो स्वर हैं उन स्वरों के प्रयोग से, या हम कहें कि उनका जो वर्ण जो उनसे बनता है, जो अलग अलग डिज़ाइंस में जिसको बोलूँ वो जो बनता है, वो जब गाया या बजाया जाता है तो वो एक कॉम्बिनेशन बैलेंस्ड और अच्छा लगना चाहिए, यानी मन को अच्छा लगना चाहिए। और जब तक वो अच्छा न लगे तब तक उसमें वो रंजकता की बात नहीं आती। वो रंजन करना चाहिए, हमारे हृदय को छूना चाहिए। और मैं बैलेंस की बात करती हूँ तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ज़बरदस्ती किसी जगह हमने 2 स्वरों को ऐड कर दिया या 2 स्वरों की संगतियाँ हमने बनाई हैं तो वो हम ज़बरदस्ती बना रहे हैं, वो सुनने में गाने में वो उतना अपील नहीं कर रहा। तो रंजकता तभी होगी जब बिल्कुल बैलेंस्ड वे में होगा, वो सुनने में अच्छा लगेगा। यदि हम उसमें कोई विशिष्ट स्वर संगति की बात करें तो उसको जब हम क्रियात्मक रूप में उसको हम जब गाते या बजाते हैं तो वो अच्छा लगना चाहिए सुनने में, तभी तो वो जो है मन को भाएगा। जैसे एक उदाहरण ये भी है कि हम कोई नई कॉम्पोजिशन करते हैं, हमने कोई गज़ल जो है वो कंपोज़ किया, हमने कोई भजन या कोई गीत इस प्रकार से हमने उसको एक उसकी एक ट्यून बनाई, मैं यदि उसको बोलूँ तो वो बनने के बाद वो ट्यून हमें अपील करनी चाहिए, हमें अच्छी लगनी चाहिए, हमारे मन को जो है वो भानी चाहिए। यानी कोई भी उसको सुनेगा तो उसको लगेगा कि हाँ, ये एक कंप्लीट जो है एक धुन है जो मुझे अच्छी लग रही है। तो ये अच्छा लगना क्या है, यानी हमारे मन को छू रही है, उसमें वो रंजकता का भाव है। तो संगीत में रंजकता जो है वह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई भी प्रकार का संगीत हो। मैं शास्त्रीय संगीत कहूँ, उपशास्त्रीय संगीत कहूँ, सुगम संगीत कहूँ या लोकगीत कहूँ, वो मन को जब तक नहीं भाता, वो उस जो परीक्षा से जब तक जो है वो पूर्ण नहीं होता, सफल नहीं होता, तब तक वो बात आती नहीं है। और रागों की बात करें तो रंजयति इति रागः, जो रंजन जो पैदा करे वही राग है। तो यहाँ पर रागेश्वरी या रागेश्वरी राग में यही बात है। आप जब मैं इस राग के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी तो जो मैंने अब तक कहा उस बात को आप उस पर उस दृष्टि से उसको देखिए तो आपको वो
100% वो राग जो है बहुत अच्छा लगेगा और आप उसको पसंद नहीं, न केवल पसंद करेंगे बल्कि आप उसको गाएंगे बजाएंगे और आप जितना उसका अभ्यास करेंगे उतना ही वो राग आपके निकट आता जाएगा। तो मैं बात कर रही थी राग रागेश्वरी की, जिसकी जाति जो है वो औड़व षाड़व है। क्यों? क्योंकि आरोह में ऋषभ और पंचम बिल्कुल वर्ज्य है और अवरोह में पंचम का प्रयोग नहीं होता। तो इस प्रकार से इसका आरोह अवरोह कैसे होगा, आइए देखते हैं। धा रे सा सा नि धा गा म ग रे सा ध नि सा ग म ग म ध नि सा नि ध म ग रे सा। तो यहाँ पर आरोह अवरोह के दौरान हमने पाया कि इसमें जो निषाद है वो कोमल प्रयोग हो रहा है, यानी आरोह और अवरोह में निषाद का कोमल स्वरूप ही इस आरोह अवरोह में मिल रहा है। तो ये निषाद का जो कोमल जो प्रयोग है, हम सिंपली उसको जब हम गाते बजाते तो हम जो रागों का वर्गीकरण ठाट के अंतर्गत आया है उसमें कोमल निषाद होने की वजह से इसको खमाज ठाट के अंतर्गत ले लिया गया है। अब यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको जाननी चाहिए कि राग रागेश्वरी जो है या रागेश्वरी जो है वो 2 अंगों से गाया जाता है। एक तो है बागेश्वरी अंग और दूसरा है खमाज अंग। जब खमाज अंग की बात करते हैं, क्योंकि खमाज ठाट के अंतर्गत है, तो वहाँ पर जो विद्वान जो हैं जो खमाज ठाट के अंतर्गत गाते तो खमाज अंग दिखाने के लिए वो शुद्ध निषाद और कोमल निषाद दोनों का प्रयोग करते हैं। तो स्वाभाविक है कि शुद्ध निषाद आरोह में और कोमल निषाद जो है वो अवरोह में प्रयोग होता है। वो कि उनके अनुसार ये जो अंग है ये खमाज जो है खमाज का अंग इसमें आता है। अब बागेश्वरी अंग की मैं बात करूं तो वहाँ पर निषाद जो है वो कोमल ही प्रयोग होता है। निषाद की जो कोमलता वो आरोह में भी मिलेगी और अवरोह में भी मिलेगी और अधिकतर जो है कोमल निषाद वाली जो रागेश्वरी है वो प्रचलित है। तो कोमल निषाद वाली जो रागेश्वरी उसी के विषय में मैं आपको बता रही हूँ आज विस्तार से। तो ये जो प्रकार है जो बागेश्वरी अंग से जो रागेश्वरी राग को गाया जाता है उसमें निषाद जो है वो कोमल होता है, चाहे वो आरोह हो या अवरोह हो। हाँ, गांधार जो है इसमें शुद्ध प्रयोग होगा और यही एक डिफरेंस है जो इसको राग बागेश्वरी या वागेश्वरी से अलग करता है। सा गा म शुद्ध गांधार, सा गा म द नि सा नि द म ग रे सा नि द नि सा ग म ग रे सा ग म द नी कोमल निषाद का प्रयोग हो रहा है। ग म द नि सा नि द म नि द म ग रे सा म ग रे सा नि द नि सा ग म ग रे सा। इस प्रकार से कोमल निषाद का आरोह और अवरोह दोनों में ही प्रयोग होता है। अब इसकी पकड़ की बात करते हैं, यानी कि कैसे राग को पहचाना जाए। ग म द नि द म ग रे सा ग म द नि द म ग रे
आता है, या इस फ्रेज से हम इस स्वर समुदाय में हमने देखा गांधार शुद्ध है, निषाद का कोमल प्रयोग इस्तेमाल हो रहा है। ग म ध नि सा नि द, इस प्रकार से भी हो सकता है। सा नि द म ग रे सा। तो ये जो स्वरगुच्छ जो प्रयोग होता है, ये इस राग की पहचान है। जहाँ बागेश्वरी को गाते गाते हम गांधार को शुद्ध कर देते हैं, तो काफ़ी कुछ जो है रागेश्वरी राग जो है वो सामने आ जाता है। हाँ, हर राग का अपना स्वभाव है, हर राग का अपना एक चलन है, हर राग की अपनी एक नेचर है, एक प्रकृति है। तो वो जो है राग को गाने और बजाने से जो है वो सामने आती है। अब इस राग की प्रकृति की बात करें तो बहुत अधिक गंभीर जो है ये नज़र नहीं आता। ये माधुर्य है, चंचलता है इसमें, और इस राग में आपके विलंबित ख्याल, मध्य लय के ख्याल, द्रुत ख्याल, तराना, ध्रुपद, धमार, ये सभी इस राग में गाए बजाए जाते हैं। तो यानी एक विस्तार का राग है। जिसने भी इस राग को बनाया होगा, उसने बहुत सोच के इस राग को बनाया होगा कि इसमें जब हम बढ़त करेंगे तो किस प्रकार से बढ़त करनी है, और वो कहीं ना कहीं राग की जो एक प्रकृति है, राग के भाव को जो है उजागर करने में बहुत सहायक होता है। और ये मध्य और तार में राग बहुत अधिक खिलता है। हालांकि जब हम अभ्यास करें तो मंद्र सप्तक में भी अभ्यास बहुत सुंदर लगता है। मंद्र सप्तक के धैवत और निषाद का जो है इसमें बहुत खूबसूरती से प्रयोग होता है। तो इस राग का जहाँ वादी और संवादी की बात करें तो गांधार इसका वादी है। देखिए गाते गाते गांधार भी बहुत जो है स्पष्ट दिखाई देता है। निषाद इसका संवादी है। तो जब हम जैसे हम इस राग को गा रहे हैं कि स्वाभाविक है कि तानपुरा जो है वो पंचम पर नहीं मिलेगा, मध्यम पर मिलेगा, क्योंकि इसमें पंचम का तो प्रयोग ही नहीं है। तो षडज मध्यम भाव जो है तानपुरे पर रहेगा। और जब हम राग को गाते हैं तो जहाँ मध्यम गांधार, क्योंकि वादी है तो गांधार को हमने ज़्यादा दिखाना है, गांधार पर ठहराव है, न्यास का स्वर जैसे गांधार है, अलग अलग स्वर संगतियाँ जो है गांधार को उसकी प्रबलता जो है वो दिखाती, क्योंकि गांधार जो है वो वादी, और वादी स्वर राजा के समान है या बहुत प्रमुख है, जिससे कि राग चमकता है। उसके संवाद में निषाद जो है इसका संवादी स्वर है। तो धीरे धीरे जब हम थोड़ा सा इसका आलाप लेंगे, फिर मैं इसके स्वरों के विषय में आपको समझाऊंगी, तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि राग कैसे अपनी एक विशिष्टता रखता है, कैसे वो अलग है अन्य रागों से। तो थोड़ा सा इसका स्वर विस्तार पहले हम लेते हैं। निषाद पे
बार बार न्यास हो रहा है क्योंकि संवादी स्वर है। मंत्र से जब हम आरंभ करते हैं तो मंत्र सप्तक के धैवत से लेके निषाद को अधिक दिखाते हुए हम षड्ज पर आते हैं। अब थोड़ा सा राग जब आगे बढ़ता है, द नि सा गा गा सा गा म ग रे सा नि दा। तो शुद्ध गांधार का जो प्रयोग हो रहा है वो राग को अपने आप ही सा गा एकदम से अलग, जैसे कहते हैं उसकी एक फॉर्मनेस जो है वो सामने आती है। द नि सा गा म ग रे सा द नि द सा म ग नि सा गा गा म ग म ग रे सा रे सा नि दा द नि द सा गा। ऋषभ को वर्जित है। सा गा गा म ग रे सा, षड्ज पर भी न्यास है। द नि सा म द नि सा गा गा म ग म ग रे सा नि द नि सा रे सा नि द गा। धैवत से गांधार की संगति और गांधार से धैवत की संगति बहुत खूबसूरत जान पड़ती है। ध नि सा गा सा गा गा म ग सा गा म ग म ग रे सा नि द नि सा। अब यहाँ पर जो है गांधार बहुत प्रबल है क्योंकि गांधार न्यास का स्वर है, वादी स्वर है, तो प्रबलता तो आनी है। लेकिन मध्यम भी बहुत चमकता है, मध्यम भी बहुत इसमें एक अपनी अलग वो रखता है क्योंकि मध्यम पर ही तानप्रा मिला है। लेकिन यदि हम मध्यम पे बहुत ज़्यादा हम न्यास करें तो कहीं ना कहीं गांधार जो है वो छिप जाएगा, या कहें कि मध्यम के अधिक प्रबलता की वजह से गांधार उसकी शेडो में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना। गांधार के जो न्यासत्व है, गांधार का जो वादित्व है, उसको कायम रखना है। द नि सा गा गा म ग म ग म ग रे सा नि द गा। हाँ, कभी कभी गा म रे सा कहीं कहीं इसका प्रयोग होता है, लेकिन बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। सा गा गा म सा गा म दा म द गा गा ग म द गा म ग रे सा सा गा म ग म दा धा म ग सा म ग द नि सा ग म ग म ग रे सा नि द नि सा ग म दा ग म द म नि द म, कोमल निषाद का प्रयोग। ग म द नि द म ग सा ग म द ग धा नि द ग ग म ग
सा ग म दा ग ग म ध ग म ग रे सा नि ध ध नि सा। उसी को आकार में लीजिए। आ निषाद की संवादी है। देखिए स्वर विस्तार में बीच बीच में मैं जो आपको समझाती हूँ उससे एकदम क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि किस स्वर पर कितना रुकना है, क्योंकि जब तक हम इस बैलेंस को नहीं देखेंगे, मैंने कहा राग जो एक बड़ा संतुलित स्वरूप होता है, तो उसमें ये संतुलन बनाए रखने के लिए जो राग की जो विशिष्टताएं हैं उसको तो हमने कायम रखना है, उन विशेषताओं को बार बार हमने प्रयोग करना है ताकि राग बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आए, उसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये कोई और राग तो नहीं जा रहा है। ग म द नि द म ग ग म ग रे सा सा ग म द नि नि द ग म द नि म द नि म द म नि नि द म ग ग म ग म ग रे सा सा ग म द नि सा नि नि द नि नि द ग ग म। अब यहाँ पर हम गा रहे हैं ग ग म द नि सा, ये जो फ्रेज आ रहा है ये बागेश्री अंग है। म द नि सा नि द नि सा नि द ग, शुद्ध गंधार लगाते ही बागेश्री से अलग हो गया। ग म ग रे सा नि द ध नि सा ग म द म नि नि द सा नि द ग म ग रे सा सा नि द नि सा आ और ग म रे सा नि द नि सा ग म द ग म ग रे सा, तो ग म रे सा या म ग रे सा ये दोनों प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन म ग रे सा ये ज़्यादा, क्योंकि मध्यम की शैडो में गांधार को नहीं आना, गांधार मुख्य स्वर है। ग म द ग विशिष्ट स्वर संगति, म द नि सा नि द विशिष्ट स्वर संगति, सा ग म ग रे सा विशिष्ट स्वर संगति, सा म ग रे सा द नि द सा द नि सा ग म ग रे सा नि द नि सा। तो ये था इस राग यानी राग रागेश्वरी का स्वर विस्तार, और ये स्वर विस्तार यानी उसका चलन, राग का जो चलन होता है वो बताता है राग को कैसे आगे प्रोग्रेस करना चाहिए। तो जब राग आगे प्रोग्रेस, जब हमें राग के बारे में सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, हमें ये पता होगा कि राग में कौन सा स्वर किस स्वरूप में कैसे और कितना और कहाँ प्रयोग होगा, तभी हम उस राग
की बढ़त को सही मायने में कर पाएंगे। यदि हम इसको सा गा मा मा गा मा गा मा दा मा नी दा मा, तो मध्यम प्रबल हो जाएगा। तो उसका जो गांधार का जो वादित्व है, वो बात जो मैंने कही वो यहाँ पर गलत जो है ठहराई जाएगी। तो राग में जिस स्वर का जितना प्रयोग होना चाहिए उतना ही प्रयोग होना चाहिए। यानी षड्ज, गांधार और निषाद पर जो है इसका न्यास है। हाँ, बाकी जो स्वर हैं पंचम और ऋषभ आरोह में प्रयोग नहीं होता, और ऋषभ जो है वो अवरोह में प्रयोग होता है। पंचम पूर्णतः वर्ज है। इसके साथ आप इस जो राग का जो चलन है उसका अभ्यास कीजिए, और अभ्यास के साथ साथ समझ कर अभ्यास कीजिए। तो आप चाहे गाएंगे उसका या उसको आप उसका किसी वाद्य पर उसको बजाएंगे, राग की का माधुर्य जो है वो आपके सामने स्वतः प्रकट होगा। तो इसी को हम अपने अगले व्याख्यान में और उदाहरणों के साथ इसको आपको और इसकी डिटेलिंग आपको बताएंगे। नमस्कार।